हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एसके झा सर के द्वारा जो निकाला गया बुक है रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये जो सेट नंबर होगा वो 10 सेट का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हमने 1 से लेकर के 9 तक कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपके आई बटन पे भी शो हो रहा है प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो साइंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों अगर आप अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सभी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और रोज़ क्विज होता है, क्विज भी वहाँ से लगा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके अगर आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वहाँ पे हम सभी वीडियो का लिंक डालते रहता हूँ, आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली क्वेश्चन से। पहली क्वेश्चन है कि सारनाथ का लोअल कैपिटल किस शासक से संबंध है। सारनाथ का लोअल कैपिटल किस शासक से संबंध है? तो यह है अशोक शासक से संबंध है। किससे संबंध है? अशोक शासक से संबंध है। और कानिष्का जो है वो कानिष्का है जो है कृष्णान, क्या है? कृष्णान वंश से संबंध है। किससे है? कृष्णान वंश से संबंध है। और शिशुनाग, क्या है? शिशुनाग जो है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। शिशुनाग जो है, शिशुनाग किससे संबंध है? तो शिशुनाग जो है वो संस्थापक से संबंध है। किससे है? वंश का संस्थापक से संबंध है। शिशुनाग वंश के संस्थापक से संबंध है। किससे संबंध है? शिशुनाग वंश के संस्थापक से संबंध है। और बिम्बिसार, क्या है? तो बिम्बिसार जो है वो बिम्बिसार किससे संबंध है? तो हर्यक वंश से संबंध है। किससे है? हर्यक वंश से संबंध है शिशुनाग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न दूसरी नंबर कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तियों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। और अशोक का जो बृहत शिलालेख कितने हैं? तो अशोक का जो बृहत शिलालेख जो है वो कितने हैं? तो 13 है। कितने हैं? बृहत शिलालेख कितने हैं? तो 13 हैं। अगली प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर डैश काल का महानतम वास्तुकला स्मारक जो तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर डैश काल का महानतम वास्तुकला स्मारक जो तंजावुर में है, तो कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब होगा चोल में है। कहाँ पे है? चोल जो है इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और बिंदेश्वर मंदिर जो है वो बिंदेश्वर मंदिर चोल वंश के महानतम शासक के राजा कौन थे? तो चोल वंश के महानतम शासक राजा थे वो राजा राजवन थे। कौन थे? राजा राजवन इसका सही जवाब होगा। और राजकूट, क्या है? राजकूट जो है वो राजकूट की राजधानी कहाँ पे है? तो मान्य खेत में है। कहाँ पे है? राजकूट के जो राजधानी है वो मान्य खेत में, इसका सही जवाब होगा। और एलोरा की गुफाएं, क्या है? सॉरी अब तो कोई नहीं, कैलाश बिदेश्वर मंदिर काल। ठीक है अगली प्रश्न देखते हैं। चौथी नंबर प्रश्न है कि अधीनस्थ न्यायालय को पर्यवेक्षण कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालय को पर्यवेक्षण कौन करता है? तो उच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय जो है इसका उच्च न्यायालय ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और ये कितने संविधान संशोधन में है? तो संविधान संशोधन जो है संविधान अनुच्छेद जो है ये है 216 में है। कितने हैं? 216 के अंतर्गत आता है।
चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है, तो है जिला परिषद है। क्या है, जिला परिषद है। अगली प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डैश अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डैश अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी, किसके अंतर कहाँ पे किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, लाहौर में किया गया था। कहाँ पे, लाहौर में किया था। और अगली प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। और मध्य प्रदेश में क्या स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है जो टाइगर, क्या है, टाइगर स्टेटस है। क्या है, एक मिनट, टाइगर स्टेटस जो है वो गुजरात में स्थित है। टाइगर स्टेटस जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब स्थापित किया गया था, तो 1 अप्रैल 1973 को स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न 8वां नंबर कि जल और पावन मृदा द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण कहलाता है। तो क्या पृथक्करण कहलाता है, तो कहलाता है मृदा अपवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा अपवर्धन कहलाता है। और अगली प्रश्न है कि तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधित ऊटी को डैश से जोड़ती है। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को डैश से जोड़ती है, तो किससे जोड़ती है, तो कोयम्बटूर से जोड़ते हैं। किसे जोड़ती है, कोयम्बटूर से जोड़ती है। और 17वीं शताब्दी से पहले कोयम्बटूर मैसूर का हिस्सा था। कब था, तो 17वीं शताब्दी से पहले जो है कोयम्बटूर मैसूर राज्य जो है उसका एक हिस्सा था। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर की डैश की चरम जलवायु है। डैश की चरम जलवायु है, तो किसकी चरम जो है जलवायु है, तो दिल्ली की है। किसकी है, दिल्ली के हैं। और समुद्र तट पर समशीतोष्ण जलवायु पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो समुद्र तट पर जो है वो समशीतोष्ण, क्या है, समशीतोष्ण जलवायु पाया जाता है। जलवायु पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो समुद्र तट पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो समुद्र तट पे पाया जाता है। समुद्र तट पे पाया जाता है। अगली प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति का शुभारंभ कब हुआ, मतलब कि शुरुआत कब हुआ था, तो 1966 से 67 ईस्वी में इसका जो है शुरुआत हुआ था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर की स्वतंत्रता भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्रता भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्रता भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वो आर के षणमुखम चेट्टी थे। कौन थे, आर के षणमुखम चेट्टी थे, जो स्वतंत्रता भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्या थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कानून मंत्री थे। क्या थे, कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो क्या थे, तो प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं, एक सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, तो गृह मंत्री थे। क्या थे, गृह मंत्री थे। क्या थे,
गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता बाद के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। और सरदार क्या बोलता है बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर जो है कानून मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो प्रथम गृह मंत्री थे। अगले प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु पे किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो करता है वस्तु के द्रव्यमान पे करता है। किस पर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पे करता है। और कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, या बल गुने विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुने विस्थापन होता है। अगले प्रश्न है कि कार्य करने की गति कहलाती है। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? तो कार्य करने की गति जो है शक्ति कहलाती है। और शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? तो W/T है। क्या है? W/T होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो होता है वाट होता है। क्या होता है? इसका जो मात्रक है वाट होता है। और यह एक क्या है? अदिश राशि है। शक्ति क्या है? तो शक्ति जो है अदिश राशि है। क्या है? शक्ति जो है तो अदिश राशि है। क्या है? शक्ति अदिश राशि है। अगली प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम और 6 मीटर पर 6 ms⁻⁻1 वेग की गति है। तो m बराबर क्या हुआ? यानी m बराबर क्या दिया हुआ है? तो m बराबर यानी द्रव्यमान बराबर क्या है? 50 है। और वेग v बराबर क्या हो जाएगा? तो वेग जो v बराबर है 6 दिया हुआ है। तो संवेग यानी p बराबर क्या होता है? तो p बराबर जो होता है वो होता है m गुना v होता है। क्या होता है? सॉरी इसको देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान है 50 किलोग्राम और 6 मीटर पर सेकेंड के पावर से वेग क्या होगा? तो जो है मान लीजिए द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान 50 है। और वेग कितना है? तो वेग है 6। तो संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर जो होता है वो द्रव्यमान गुने वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान है 50 और गुना में वेग कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 यानी 300 हो जाएगा। 300 किलोग्राम पर सेकंड हो जाएगा। क्या होगा? 300 किलोग्राम पर सेकंड इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्या ऑप्शन बी सही हो? क्योंकि ms⁻⁻1 है तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 kg के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो फोर्स बराबर क्या है? तो एफ बराबर जो आपका है वो 350 न्यूटन है। कितना है? 350 न्यूटन। एम बराबर क्या दिया हुआ है? तो एम बराबर जो दिया हुआ है आपको 500 kg दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 500 kg है। और 500 kg है तो ये त्वरण निकालना है। ए बराबर के निकालना है त्वरण। तो ए बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर तो F/m होता है। क्या होता है? F/m। यानी F कितना दिया हुआ है? 350 दिया हुआ है। और m कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है। एक 0 से एक 0 कट गया। और इसको भाग देंगे तो आपका वही आंसर हो जाएगा 0.7 मीटर पर सेकंड के पावर माइनस स्क्वायर इसका जो है सही जवाब होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा आप सही जवाब। क्या? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि हवा में ध्वनि तरंग डैश होती है। हवा में तो ध्वनि तरंग डैश होती है तो अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अगले प्रश्न है कि अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? तो आकाश जो है काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगले प्रश्न है कि एक लेंस की शक्ति एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक लेंस की शक्ति
एक लेंस की शक्ति इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो फोकस दूरी की होती है। किसकी होती है? फोकस दूरी की होती है। 21 नंबर प्रश्न है कि किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या है? विद्युत क्षेत्र बल क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। क्या होता है? दूरी के वर्ग के साथ घटता है। और अगले प्रश्न है कि अगर कोयलर का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक हीटर कोयलर कितनी धारा प्रभावित करेगी? तो कितनी धारा प्रभावित करेगी? तो यानी P बराबर कितना दिया हुआ है? P बराबर जो है 100 ओम है। कितना है? सबको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। P बराबर कितना दिया हुआ है? तो P बराबर जो है 100 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 ओम दिया हुआ है। और V बराबर कितना है? तो V बराबर है 220 वोल्ट है। V बराबर जो 220 वोल्ट है। तो धारा निकालना है, यानी I निकालना है। तो I बराबर क्या होता है? तो I बराबर आपको होता है V/R होता है। क्या होता है? I बराबर जो होता है V/R होता है। तो ये कितना हो जाएगा? तो V का आपको कितना दिया हुआ है? तो V है दिया हुआ है 220 दिया हुआ है। और R का मान कितना है? तो R का मान जो है वो 100 है। कितना है? 100 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 2.2 एम्पियर हो जाएगा। कितना होगा? 2.2 एम्पियर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। किस में दिया गया है? 2.2 एम्पियर इसका सही जवाब होगा। 23 नंबर प्रश्न है, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो V बराबर क्या होता है? V बराबर जो होता है I/R होता है। क्या होता है? V बराबर I/R होगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर जो आपको होगा V/I हो जाएगा। क्या होगा? V/I, यानी V का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और I का मान के धारा कितना दिया हुआ है? तो करंट का प्रभाव यानी धारा कितना? तो 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो 1 से भाग लगाएंगे तो यानी 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम, जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो है इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु की अविभाज्य के बारे में बताया? कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डाल्टन ने बताया। किसने बताया है? डाल्टन ने बताया है कि परमाणु की अविभाज्य के बारे में जो है डाल्टन ने बताया। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा। और अगली प्रश्न है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कॉपर के एक अणु में जो है वो परमाणु होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 जो है इसका सही जवाब हो जाए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? शुष्क लिटमस पेपर पर किसी HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो इसकी जो क्रिया होती है वो होती है नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। क्या होता है? नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। अगले प्रश्न 27 नंबर कि डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। तो किसका सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन, जो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? एल्काइन CnH2n-2 हो जाएगा। उसके बाद एल्केन CnH2n हो जाएगा। उसके बाद एल्केन जो है CnH2n+2 है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो जैविक अम्ल कौन है? तो जैविक अम्ल जो है वो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल जो है हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और ऑक्जेलिक अम्ल में कौन कौन आते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल में जो आते हैं टमाटर, पालक, चने का पत्ती, ये सब जो है ऑक्जेलिक अम्ल में आते हैं। और क्या है? नाइट्रिक अम्ल। क्या है? सॉरी अब तो कुछ नहीं, एस्कॉर्बिक
ऑक्जेलिक अम्ल है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न जो है 30 नंबर कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, इसलिए एस्केल काइमा हो जाएगा। क्या होगा? एस्केल काइमा जो है वो कोशिका भित्ति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कोशिका भित्ति में एस्केल काइमा पाया जाता है। अगली प्रश्न है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुबिक का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुबिक का विघटन कहाँ होता है? तो ये होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। अगली प्रश्न है 32 नंबर है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मज्जा हो जाएगा। क्या होगा? मज्जा जो है वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब, जो मस्तिष्क को सांस लेने के हिस्सा को नियंत्रण करता है। अगले प्रश्न है कि मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। मनुष्यों में जो मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, तो कौन है जो ऊतक कहलाता है? कंडरा हो जाएगा। क्या होगा? कंडरा जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है 34 नंबर की मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज अस्थित है। क्या है? स्टेपिज अस्थित, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो होता है वृषण होता है। क्या होता है? वृषण जो है इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली प्रश्न है 36 नंबर की बच्चों में प्रोटीन की कमी होने वाली बीमारी क्या कहा जाता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है क्या? तो क्वाइशियोकर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाइशियोकर्क कहा जाता है। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं देवदार पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? देवदार पाए जाते हैं। अगली प्रश्न है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया, ये कौन थे? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे शास्त्रीय संगीतकार थे। कौन थे? शास्त्रीय संगीतकार, जो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि स्टार्ट ऑफ इंडिया सीड फंड किसने लॉन्च किया है? स्टार्ट ऑफ इंडिया सीड फंड किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। और अगली प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य के राज्यपाल है। कौन है? केरल राज्य के राज्यपाल जो है वन स्कूल वन IAS की स्थापना किया है। अगली प्रश्न है कि पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी पुस्तक है? तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र गुहा का है। किसका है? रामचंद्र गुहा का है। और अगली प्रश्न है कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। और अगली प्रश्न है कि कौन सा देश सुपर टाइफून गोनी से प्रभावित है? कौन सा देश सुपर टाइफून गोनी से प्रभावित है?
तो है फिलीपींस है। कौन है? फिलीपींस जो है वो सुपर टाइफून गोली से प्रभावित है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला में है। कहाँ पे है? मनीला में राजधानी है। अब फिलीपींस की राष्ट्रपति कौन है? तो फिलीपींस की जो राष्ट्रपति है वो रोड्रिगो डुटोर है। कौन है? रोड्रिगो डुटोर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि स्वर्ण कर्णी का निधन हो गया, ये कौन थे? स्वर्ण कर्णी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो स्वर्ण कर्णी का जो निधन हो गया कौन थे? तो ये थे अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। जो ये 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ था? तो 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। अगली प्रश्न है कि विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शहर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।